दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कभी भी यूपीएससी प्रिपरेशन का ख्याल आया है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि इसकी तैयारी करनी कैसे है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे लैंड कर रहे हो। इस वीडियो में हम उन सभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे जो कि एक बिगिनर माइंडसेट के पास होना चाहिए जब भी वो यूपीएससी एग्जामिनेशन में कूदने वाला है। और इस वीडियो के साथ साथ मुझे आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आपके हाथ में पेन और कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के सभी उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कहीं ना कहीं अच्छे से संजो के रखो। आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होने वाली है। और आपसे दूसरा एक्सपेक्टेशन मेरा ये भी है कि क्या आपको यूपीएससी के दो महान ग्रंथ के बारे में पता है जो कि यूपीएससी हमें देता है एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल। बिल्कुल सही समझा है आपने। हम उन दो बड़े ग्रंथों की बात कर रहे हैं जिसमें से एक आता है सिलेबस और दूसरा आता है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन दो महान ग्रंथ से यूपीएससी एग्ज़ाम कैसा है, कितना टफ है, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। तो इसीलिए अगर आपके पास ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इट्स गुड, अगर नहीं है तो मैं इसी के साथ साथ इस वीडियो के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर रहा हूँ, जिससे कि इस वीडियो के साथ साथ आप उनको भी साथ में देख सकें। इस वीडियो की डिटेल में हम आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन ये है कि हम बहुत ही जल्द आपके लिए हाइब्रिड और ऑफलाइन बैच लेके आने वाले हैं। ये हाइब्रिड और ऑफलाइन बैच आपकी पूरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा और इसकी डिटेल हम इस वीडियो के आगे भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। एक ब्रीफ ओवरव्यू में बस आपको दे देता हूँ कि ये बैच जल्द ही स्टार्ट हो रहा है 26 जून से, और कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 19 जून से। तो इसमें आपको हाइब्रिड ऑफलाइन दोनों मोड में ये मिलने वाले हैं। ऑफलाइन स्पेसिफिकली दिल्ली में चलेगा। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर डेफिनेटली में कॉल कीजिए, और इस कोर्स के और फर्दर डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखो, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारे दिमाग में एक ख्याल आया है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। अब यूपीएससी की तैयारी है क्या, इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बेसिक समझ का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक समझ कैसे आएगा? देखो, जैसे कि हमने बात किया कि हमें एक तो सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो अभी इसको भी देख लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और क्या चाहिए, सिलेबस में और क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं, जैसे कि हमारे कुछ जीएस के पेपर्स मेंशन्ड हैं। अब ये जीएस के पेपर के क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या इसमें कुछ मैथ्स जैसा भी कुछ पोर्शन है? तो बिल्कुल है। सीसैट का एक पूरा पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट भी मिलता है जिसको हम लोग ऑप्शनल का नाम देते हैं, और इसके बारे में भी थोड़ा अच्छा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए बिफोर चूजिंग दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट। सिलेबस के अंदर में ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। एक्चुअल में क्या होता है कि एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम लोग यूपीएससी का नोटिफिकेशन बोलते हैं, और इसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत यूपीएससी अपने पूरे सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब करता है। इसके साथ साथ इस एग्ज़ाम को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम टफ है क्या। लोग बोलते हैं कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। ऐसा क्यों बोलते हैं, कितना टफ है, क्या आप इससे भली भांति परिचित हैं? दूसरा, इस एग्ज़ाम में सक्सेस रेशियो कितना है। अगर कोई भी आप जैसा इंसान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कितना चांस है कि वो सेलेक्ट हो ही जाएगा, ये भी पता होना चाहिए ना। रिस्क लेने से पहले सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस एग्ज़ाम में जीएस पेपर, सीसैट ऑप्शनल के साथ साथ क्या करंट अफेयर्स पर भी हमें फोकस करना है क्या? तो इस पर भी बिल्कुल करना है। उसके बारे में भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। कैसे करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है नहीं है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ जैसा कि एक और हमने यहाँ पर पॉइंट ऐड किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जब भी मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो मेरा मतलब हर बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों से है। दोनों के बारे में ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में होने चाहिए, सिलेबस भी साथ में होना चाहिए। तो फिलहाल एक सबसे पहला स्टेप हम लोग लेते हैं और देख लेते हैं कि यूपीएससी अपने इस बड़े से नोटिफिकेशन में, जिसमें टोटल 159 पेजेस हैं, इसमें यूजुअली हमें बता क्या रहा है। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सबसे पहले समझाने की कोशिश है कि इसमें बेसिकली 2 सक्सेसिव स्टेज हैं, जिसमें कि इनका कहना है कि पहले स्टेज में हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, और मेंस एग्ज़ाम रिटन फॉर्म में होता है अलॉन्ग विथ पर्सनैलिटी टेस्ट। जो पहला वाला टेस्ट है ये आपके लिए दरवाज़ा खोलता है आपके दूसरे चरण के लिए, और दूसरे चरण में आपके रिटन और इंटरव्यू या फिर जिसको हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, ये दोनों के दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। इस पर कितने कितने मार्क्स हैं, क्या क्या शेड्यूल है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ें भी इस डॉक्यूमेंट में
बहुत डिटेल में लिखी जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर से पढ़ लेंगे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 200 मार्क्स के 2 कंपलसरी पेपर्स होंगे जो कि दोनों ही अटेंड करने होंगे। दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला पेपर आपके जनरल साइंस से रिलेटेड होगा और दूसरा पेपर CSAT मतलब कि जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। लेकिन ये जो GS पेपर 2 है, ये GS पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ 33% क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ ही इतना मिनिमम भी अचीव कर लिया तो आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन का डिपेंडेंसी चला जाता है GS पेपर 1 पे, और यही डिसाइड करता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या नहीं। ये जो पेपर हैं ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ जब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं। फिलहाल अगर हम उनको समराइज़ करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स हैं जिसमें कि पेपर A और पेपर B की बात कर सकते हो। पेपर A में वो इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है। 300 नंबर का पेपर है। पेपर B कंपल्सरीली इंग्लिश में होता है, ये भी 300 नंबर का पेपर है। लेकिन ये दोनों ही पेपर CSAT के जैसे क्वालिफाइंग नेचर के ही होते हैं। इन दोनों ही पेपर में आपको मात्र 25% क्वालिफाई करना होता है। और इसके साथ साथ हमारा स्टार्ट होता है मेंस में वो पेपर जिनके मार्क्स जुड़ के हमें अच्छी रैंक दिला सकते हैं, सोसाइटी को सर्व करने का मौका दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला पेपर है वो एसे का होता है। एसे 250 मार्क्स के होते हैं और इसमें हमें 2 एसे लिखना होता है। सिमिलरली हम पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 को GS 1, 2, 3 और 4 रेस्पेक्टिवली बुलाते हैं। ये GS 1 में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। GS पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है। GS पेपर 3 में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर के कुछ पोर्शंस, साथ में टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे बड़े सब्जेक्ट्स, नहीं छोटे सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ये छोटे छोटे हैं, सबसे बड़ा इकोनॉमी ही है। तो इसको देखते हैं। और GS पेपर 4 जो है हमारा वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। ये चारों पेपर मिलके बनाते हैं हमारे 1000 मार्क्स। लेकिन इसमें सबसे प्रोमिनेंट एक और पोर्शन क्या बनता है, एसे। ये एसे 250 मार्क्स और लेके आता है, हो गए हमारे टोटल 1250 मार्क्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर आता है हमारे ऑप्शनल का खेल। ये ऑप्शनल का जो पेपर है ये बेसिकली हमारा 2 पार्ट में होगा। दोनों ही पेपर 250 मार्क्स के होंगे। तो ओवरऑल हमारा 1750 मार्क्स बनता है। और इसमें हमारा एक पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है जिसके टोटल आते हैं 275 मार्क्स। एक बार कट ऑफ क्लियर होती है 1750 मार्क्स के अंतर्गत भी। ये 1750 में आपने कितना अचीव किया है, अगर आप इसमें आराम से कुछ मार्क्स लगभग 40%, 45%, 50% के आसपास भी लेके आते हैं तो भी ये आप क्वालिफाई करते हैं और आप 275 मार्क्स वाले पर्सनालिटी टेस्ट के साथ ओवरऑल हमारे इंटरव्यू के जोन में चले जाते हैं। टोटल 2025 मार्क्स का ये पूरा मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट है जो कि मेरिट डिसाइड करता है और आप सेलेक्ट हो रहे हैं ना या नहीं, और आपकी कितनी अच्छी रैंक आई है, वो यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए एक बार। तो ये डॉक्यूमेंट नीचे और भी अच्छे से अटैच्ड है, आप एक बार उसको ज़रूर से देखें। 159 का बहुत बड़ा पेज है, सारी चीज़ें बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ऑप्शनल के क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ऐसे करके इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आप बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं जिन पे कि हमारा आज का पूरा सेशन डिपेंडेंट है। बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो हैं, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि क्या हमें करंट अफेयर्स के साथ में स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए, और अगर बनाने भी चाहिए तो कौन से सब्जेक्ट के बनाने चाहिए, क्या करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकते हैं। अगर हम नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं या करंट अफेयर्स पढ़ने की बात कर रहे हैं तो क्या हमें न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, या फिर हम इसमें कोई मंथली मैगजीन भी पढ़ सकते हैं और उससे भी करंट अफेयर हम कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि ऑप्शनल को एटलीस्ट हम चूज़ कैसे करें, अगर नहीं डिसाइड किया अभी तक। एनसीईआरटी पढ़ना क्या मस्ट है, और एनसीईआरटी पढ़ना है तो क्या सारे पढ़ने हैं, कौन सी एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या 1 साल का ये जो प्रिपरेशन है ये सफिशिएंट है क्या, और हमारे पास एक परफेक्ट शेड्यूल क्या होना चाहिए जिससे कि हम लोग अच्छे टाइम लिमिट पर यूपीएससी की पूरी तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों पर हम बात करें
उससे पहले एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे सक्सेस रेशियो कितना टफ है, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो, टोटल हर साल कुछ इन नंबर्स में सीट्स यूपीएससी हमें देती है। इस बार हाल फिलहाल में 1105 सीट्स एलोकेटेड है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। इसके पहले 2014 में आप देखोगे और 2015 में और 13, ये 3 साल ऐसे रहे थे जहाँ पर बहुत अच्छे वैकेंसीज आए थे। बट अगेन आप देख रहे हो तो बहुत डिप आया था, 782, 796 और इवन 712 के लोवेस्ट नंबर तक भी हम गए 2021 में। तो आगे भी यूपीएससी में अप्रॉक्सीमेटली 1000 सीट्स हमारे पास एक साल में मिलेंगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने लोग भरते होंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हैं 10 लाख लोग। इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन ये सारे लोग पेपर देने नहीं आते हैं। पेपर देने के लिए कितने लोग पहुंचते हैं? अप्रॉक्सीमेटली इसका 50%, 50, 55, 60% कुछ भी बोल सकते हो। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 to 6 लाख ले सकते हैं। लेकिन इन सभी में से वो सीरियस एस्पिरेंट कौन है जिसमें कि आप अपना कंपटीशन देख सकते हो कि इनसे मुझे कॉम्पीट करना है? अमूमन ये देखा गया है कि मोर और लेस इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 से 60,000 लोग ऐसे होते हैं हर साल। मतलब कि इसका मात्र 10% ही ऐसा होता है जो कि बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट का दर्जा अचीव करता है, बहुत सीरियसली दिन रात एक करके इस एग्ज़ाम को सब कुछ देने के लिए एक साल के लिए तैयार है, या फिर जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हो। ऐसे सीरियस एस्पिरेंट की संख्या बहुत कम है। तो अगर अब आपका सक्सेस रेशियो फाइंड करना है कि मुझे आपके एक सीट चाहिए कितने में से, सपोज करते हैं कि 1000 सीट्स एक नॉर्मल है, और अगर हम ये देखते हैं कि कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं इसमें, तो इसमें हम लोग को ये पता चलता है कि भाई कितना रेशियो है, बहुत ही कम है। एक जीरो ज़्यादा लगा दिया मुझे लग रहा है। तो कितना है? 0.001 इतना चांस है। मतलब कि अगर हम लोग परसेंटेज में डिफाइन करेंगे तो कितना परसेंट बन रहा है आपका, आपको भी पता होना चाहिए कि हर वो 1000 बच्चे में से केवल एक ही बच्चा सेलेक्ट होने वाला है। सिमिलरली आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इसी चीज़ को सीरियस एस्पिरेंट की तुलना में देखें तो कितना अच्छा हम देख सकते हैं अपने आप को। हम इसमें से ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक 50,000 का अनुमान ले लेते हैं तो हर 50 में से एक बच्चा बहुत ही सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा, है ना। तो मतलब आपकी फाइटिंग क्या है? उन 50 बच्चों में से है जिसमें से आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। उन 50 लोगों में से 49 लोगों को आपको डिफीट करना है। सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपके जैसे हैं, लेकिन मेहनत के साथ आप इनको डिफीट कर सकते हैं, और यही पूरा गेम है हमारे यूपीएससी का। इसके बाद हम लोग वापस चलते हैं अपने इन क्वेश्चंस की तरफ कि करंट अफेयर्स पढ़ना तो है, लेकिन कैसे करना है। इसके लिए बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है कि इसी चैनल पर एडिटोरियल डिस्कशन के नाम से एक वीडियो आती है डेली बेसिस पर, और PW ओनली IAS ऑफलाइन वाले चैनल पर एक प्रीलिम बूस्टर के नाम से डेली वीडियो आती है। आपको बिना मिस किए हुए ये दोनों वीडियोस डेली बेसिस पर देखना है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते हो तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स के पोर्शन पे। बट अगेन, अगर आपका न्यूज़पेपर डिस्कशन या फिर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो फ़ायदा क्या होता है इसमें कि बहुत बार आपकी अच्छी वोकैब बन जाती है, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन, प्रीलिम बूस्टर पढ़ने के साथ साथ आप इनका रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए PW ओनली IAS का मंथली मैगजीन आता है मंथन के नाम से, आप उसको बेशक पढ़ें, जिससे कि आप जो भी पूरे महीने में एडिटोरियल डिस्कशन, प्रीलिम बूस्टर्स, डेली न्यूज़पेपर्स वगैरह से जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो आप अपने मंथली मैगजीन में क्लियर कर सको। फिर हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं। देखो, नोट्स बनाने का एक सिंगल पर्पस होता है कि आप एक ऐसा रिवीजन फ्रेंडली डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो जो कि आपके एग्ज़ाम के लास्ट वाले दिनों में भी काम आए। मतलब एग्ज़ाम 1 महीने है, 1.5 महीने है, तो आप उन सभी नोट्स से बहुत अच्छा रिवीजन कर सको, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से छोटे सेक्शन में ही आप पूरा सब्जेक्ट वाइंड अप कर सको। इन सब चीज़ों के लिए नोट्स बनाते हैं। अभी ऐसा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने M लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम जैसे किताबों से आपने नोट्स बनाना स्टार्ट किया और यू एंडेड अप इन मेकिंग अनदर M लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम। इतनी मोटी नोट्स बना दी आपने, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यूजुअली ऐसे चीज़ों को अवॉइड कीजिए। नोट्स उनका बनाइए जो कि आपके
थॉट प्रोसेस को बढ़िया बनाते हैं। जैसे कि अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं और उस इंटरनल सिक्योरिटी में आपको एक टॉपिक मिल जाता है नक्सलिज़म का, तो नक्सलिज़म को बहुत अच्छे तरीके से एक पेज में आप बहुत अच्छे से समराइज़ कर सकते हो, कॉजेज़ क्या हैं इनके। साथ ही साथ नक्सलिज़म में हम किन एरियाज़ में नक्सलिज़म देखते हैं, मैप बना के ड्रॉ करके रेड कॉरिडोर एरिया सिग्निफाई करिए। गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं इनसे फाइट करने के लिए, और वे फॉरवर्ड में और क्या चीज़ें लिख सकते हैं, ऐसी चीज़ों के नोट्स बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए? सबसे प्रोमिनेंट पोर्शन नंबर 1 है आपका इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है ना तो वो ऑप्शनल आपको हमेशा लंबे टाइम तक हेल्प करेगा। कितना भी डेप्थ में पढ़ना होगा, कितना भी डिटेल में पढ़ना होगा, वो हमेशा आपका साथ देगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है उसको पढ़ने में। आप उससे अच्छे तरीके से खेल पाएंगे, करंट अफेयर से रिलेट कर पाएंगे और बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो ऑप्शनल चूज़ करने में पहला टॉपिक आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब कि आपके लिए क्या चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं, और मार्केट में बुक्स, गाइडेंस, फैकल्टीज़, टीचर्स, जो भी आप नाम ले रहे हैं, क्या वो ईजिली अवेलेबल है क्या? अगर जिस भी सेक्शन में ये ईजी अवेलेबल है, आप इंटरेस्ट के साथ साथ इस सेक्शन पर भी जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप ज़रूर से सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दें। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 2 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बन रहे हैं, अब उन दोनों में से किस पे चूज़ करना है, उसके लिए आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन सब पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले किसकी बात करनी है? इंटरेस्ट की बात करनी है। इसमें एक और पॉइंट आता है कि भाई जीएस पेपर का कितना ओवरलैपिंग है इसके साथ। बट देखो, मुझे क्या लगता है कि अगेन ये भी डिफीट हो जाएगा जीएस पेपर के साथ वाला भी। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कितना भी जीएस पेपर से ओवरलैप करे कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट डिफाइन करो, और उसके साथ साथ इन सभी तीनों जोन्स में ये डिसीजन लेने के लिए आप हेल्प लो कि ये 2 ऑप्शंस में तो मेरे इंटरेस्ट हैं, अभी इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा चूज़ करना चाहिए। फिर एक अगला क्वेश्चन आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि एनसीईआरटीज़ ज़रूरी हैं क्या, और इनकी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। पहला कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, 2 साल से ज़्यादा टाइम है, और दूसरा कि आपके पास एक ही साल है जिसमें आपको इस पूरे प्रिपरेशन को अंजाम देना है। तो देखो, जब हमारे पास ये टोटल 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का टाइम होता है, तो हमारे पास टोटल ओवरऑल जो एनसीईआरटी के नंबर हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 42 बुक्स हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। ये सारी किताबें इतनी ज़्यादा नहीं है। देखो, क्लास 6 छोटे बच्चे की क्लास की 6th की एक पॉलिटी की किताब उठा के देखोगे तो क्लास 6 की पॉलिटी एक दिन में वाइंड अप हो जाएगी। सिमिलरली क्लास 6 की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, जो कि हिस्ट्री में आता भी नहीं है, वहाँ पर सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, उसके अंदर ये काउंट होता है। अगर आवर पास्ट 1 पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें बहुत ही ईजिली ख़त्म कर सकते हो। तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, कोशिश करो कि ये सारी की सारी किताबें ख़त्म हो जाएं। बट अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है तो इस शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन में एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज़ करोगे कि कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। अब प्रायोरिटाइज़ करने के लिए क्या क्या सेक्शंस हैं? देखो, जैसे इकोनॉमी का पोर्शन हम देख लेते हैं। इकोनॉमी में हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो 2 किताबें हैं ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी किताब आती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा फार्मूला वगैरह हैं, वो हमारे काम की नहीं है। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बुक बन सकती है। तो इन 2 किताबों को पूरे इकोनॉमी वाले सेक्शन से चूज़ कर लो। आप क्वेश्चंस भी देखोगे, अगर यूपीएससी पूछती है तो यूजुअली इन्हीं 2 बुक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ये 5 ईयर प्लान्स को ले लीजिए, या फिर इन्फ्लेशन, या फिर आरबीआई का जो रूल है उस पर आप बात कर लीजिए। वो सारी चीज़ें कहाँ से मिल जाएंगी? आपको इन्हीं 2 किताबों से मिल जाएगी। इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो इस वाले किताब पर बहुत ज़्यादा फोकस आप कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स को डिफाइन करने की बात की गई है जिससे यूपीएससी आज के टाइम पर पॉलिटी के अंदर फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस बनाता है। तो इसीलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क अगेन एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस जैसे 2021 में हमने देखा स्टेट की डिफिनीशन के साथ साथ, ऐसा नहीं कि ये एम लक्ष्मीकांत पे नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन जो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये जो 4 डिफिनीशंस दे रहे हैं जो कि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कि इनमें से कोई भी वाला सही हो सकता है, उन सभी के लिए हम ऐसा कुछ देख सकते हैं कि हम ये एनसीईआरटीज़ को प्रेफरेंस दे देते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ और क्वेश्चन देखना चाहें, जैसे कि यूपीएससी 2020 में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि भाई ब्यूरोक्रेसी का एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक कौन डिफाइन करता है,
तो उसके लिए ये सब कहाँ से मिलेंगे? NCERT, उनके लिए एक सिंगल सोर्स है। फिर अगली जो किताब है हमारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है नंबर में, ज्योग्राफी में हम लोग को फिज़िकल ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना है। इन 4 मेजर हेड्स में ये 4 मेजर किताबें हैं जिनको कि आप प्रेफरेंस दे सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आप यहाँ वाले सीरीज़ में अगर देख रहे हैं तो ये क्लास 6, 7, 8 की 3 किताबें हैं। इसमें आर पास्ट 1, 2, 3 इनको आप देख सकते हो। नहीं अगर टाइम मिलता है तो एटलीस्ट इस वाले सेक्शन में ज़रूर से हो, ये जो आपके क्लास 12th की किताबें हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री का थीम का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों ही जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता है, उन तीनों ही बुक्स को आप प्रेफरेंस ऑर्डर में इस वाले सेक्शन को रख सकते हो। साथ ही साथ अगर ये वाले के साथ अगर इनको नहीं पढ़ते हुए आपको तमिलनाडु बोर्ड की भी ये किताबें पढ़नी पड़ रही हैं तो भी वो भी मोर देन सफिशिएंट है आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो मतलब है कि आप ये 3 किताबें पढ़ लो या फिर तमिलनाडु की 2 किताबें। एक्चुअल में क्लास 11th में इनकी एंशिएंट और मिडिवल की एक किताब आती है और क्लास 12th के अंदर में एक मॉडर्न हिस्ट्री की किताब आती है। तो वहाँ पर 2 ही किताबें हैं, आप तमिलनाडु की किताब में इसको भी पढ़ सकते हो, इक्वल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे सकते हो। फिर कुछ ऐसी किताबें आती हैं जो कि अगर खाली टाइम मिले ना तो ज़रूर से पढ़ना। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है बट थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, उस केस में ये सोसाइटी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स उठा सकते हो जहाँ पर इंडियन सोसाइटी क्लास 12th की 2 किताबें हैं और एक सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया पे है। इनडायरेक्टली आपको सोशल इश्यूज़ में या फिर इंडियन सोसाइटी के बारे में जानने के लिए ये दोनों किताबें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। फिर साइंस का पोर्शन आता है। यूजुअली यूपीएससी साइंस नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्वेश्चंस पूछने में ज़्यादा बिलीव रखता है। अब इसमें जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे किताबें आप पढ़ें उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर के लास्ट 4 चैप्टर्स इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से दिए गए हैं, आप चाहें तो उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। आर्ट एंड कल्चर की बात आती है तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एनसीईआरटी है ये किताब। ये पिंक कलर की पतली सी किताब आपको बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे सकती है, तो इसको मस्ट फॉर्म में पढ़ना चाहिए। तो आउट ऑफ दीज 42 बुक्स आप लोग एटलीस्ट इन किताबों पर प्रायोरिटी दे सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स। ये स्टैंडर्ड बुक्स हमारे लिए मस्ट रीड बुक्स होते हैं, इनको हमें पढ़ना ही चाहिए। कोई भी अगर कोई ऐसे किताब का रिप्लेसमेंट बताए कि भाई एम लक्ष्मीकांत की जगह इसको पढ़ लो, तो आप उसको नहीं मानोगे। स्पेक्ट्रम की जगह कोई दूसरी मॉडर्न हिस्ट्री किताब पढ़ लो, आप नहीं मानोगे। एनसीईआरटीज़ आर अगेन आपके लिए एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पर आ रहे हो तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट हैं, इनको छोड़ना नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस देंगे आपको आगे चल के। तो ये एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। हम लोग अपने पुराने डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं और हम कुछ डाउट्स की बात कर रहे थे कि 1 साल का प्रिपरेशन सफिशिएंट है क्या। देखो, अगर आप लोग किसी सपोर्ट सिस्टम के सहारे चल रहे हो, मतलब कि आपने कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर लिया है या फिर कुछ भी आप ऐसे सेक्शंस पे चल रहे हो, तो 1 साल के लिए आपका प्रिपरेशन मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन मोड में हो तो शायद 1 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम अपने साथ लेके चलना चाहिए, ऐसा रिकमेंड करेंगे हम। क्यों? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा, जैसे कि 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ पर आपको टाइम लग जाएगा। 1 साल के दौरान आप बहुत ही ईजिली किसी भी फाउंडेशन कोर्स में आप अपना इनरोलमेंट करा सकते हो। अगर आप PW ऑनली से ऐसा कोई सपोर्ट चाहते हो तो आप ये CTR बेस्ड मॉडल, मतलब कि हर दिन क्लास, टेस्ट और रिवीजन वाले मॉडल पर आप आ सकते हो, जिसमें कि हम लोग ऑफलाइन और हाइब्रिड दोनों मॉडल्स में आपको ये कोर्स दे सकते हैं। इसके लिए आपको pwonlyis.com पर आना है, या फिर आप सबसे बेहतर है ना कि आप इन नंबर्स पे कॉल करके एक बार डिस्कस कर लो। इसके साथ में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं। लाइव और रिकॉर्डेड GS की क्लासेस CTR मॉडल बेस्ड तो हैं ही हैं, इसमें बहुत ही यूनिक आपके ऑप्शनल क्लासेस भी इंक्लूडेड है। और अगर आप ऑफलाइन में आते हैं तो इसके साथ साथ आपका 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी आपको यहीं पर मिल जाता है। ये सेंटर दिल्ली में ईजिली आप अवेल कर सकते हो। CSAT की क्लासेस इंक्लूड हैं, रिवीजन क्लासेस डेली बेसिस पर चलती हैं, 3 साल की वैलिडिटी है, पूरे फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट देते हो, वीकली टेस्ट देते हो, सब्जेक्ट कंप्लीशन टेस्ट देते हो, और साथ ही साथ जब प्रीलिम्स के पहले आएगा तो उसके खूब सारे सिमुलेशन मॉक टेस्ट भी आप लोग देते हो,
सिमिलरली जब मेंस एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ पर भी खूब सारे मॉक टेस्ट देते हो। इसमें आपके पास कुछ ऑफलाइन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का भी संभावना है जब आप अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले होंगे। कुछ अच्छी हार्ड कॉपी एसेंशियल बुक्स हैं जैसे कि उड़ान जो कि आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगी, प्रहार जो कि आपके मेंस में बहुत हेल्प करेगी। इसी के हिसाब से आपके बहुत सारे ऐसे 18 संपूर्ण बुक्स भी हैं जो कि आपको साथ में हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में मिलता है। ये सभी किताबें आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन जैसा काम कर सकती हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है मल्टी लेवल डाउट रेजोल्यूशन सिस्टम और फैकल्टी इंटरेक्शन, पीयर लर्निंग सेशन, ब्यूरोक्रेट्स के कुछ सेशंस, बहुत अच्छे इन सेशंस का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। जो आपका डेली CTR मॉडल है वो कुछ मेमोरी क्रिएटर जैसे स्मार्ट रिवीजन पर डिपेंडेंट है। मेमोरी क्रिएटर क्या है? कुछ ऐसे मेमोरी क्रिएटर जो भी लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है ना, वो इन सेक्शन के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि भाई आर्टिकल 53 पढ़ लिया था, उसका रिलेशन 3 आर्टिकल्स के साथ था, तो अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं। DPSP के बारे में बात कर रहे थे तो कितने बाइफर्केशंस में हम बात कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में। जैसे कि इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ आर्टिकल 21 है तो नालसा केस है, ओल्गा टिलिस केस है, MC मेहता केस है, या फिर उनी कृष्णन केस है, नवतेज जौहर केस है। इन सब के बारे में याद कैसे होगा? याद ऐसे होगा कि हम डेली ऐसे माइंड मैप्स के थ्रू आपका रिविजन करा देंगे जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको भी टैकल कर सकते हो। तो 1 साल सफिशिएंट है बेशक, जहाँ पर आप अपने लिए बहुत सारा टाइम सेव कर रहे हो अगर आप किसी सपोर्ट सिस्टम पर बात कर लेते हो। मूविंग बैक टू आवर बेसिक डिस्कशन कि क्या परफेक्ट शेड्यूल बनाना कैसा रहेगा। तो देखो, शेड्यूल आपको कुछ इस तरीके से बनाना होता है कि मान लो आपके पास इस टाइम पर 360 डेज या फिर कट करके 350 डेज ले लेते हैं, और जो टोटल सब्जेक्ट्स आपके पास हैं वो 19 से 20 सब्जेक्ट प्लस एक बड़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसको कैसे टैकल करना है? इसमें अब आपको डिवाइड करना है सिंपली। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हार्डली एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मेरे पास 20 से 22 दिन का ही टाइम मिल रहा है। 20 से 22 दिन का टाइम कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, इनका शेड्यूल या सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, तो इनको पढ़ने में शायद 5 ही दिन लगे, 6 ही दिन लगे और ये कंप्लीट हो जाए। तो जब इसमें से आप सब्जेक्ट डिडक्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपने बेसिक सब्जेक्ट्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, और इसके साथ साथ आपका एथिक्स। ये कुछ बेसिक बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि आपको 22 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इन सब्जेक्ट से टाइम निकालो और इन सभी सब्जेक्ट्स पर दे दो। ऐसा कुछ अच्छे से शेड्यूल बना के आप अपने पूरे UPSC प्रिपरेशन पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रख सकते हो। तो ऐसे ही आपको काम करते रहना है, अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट आता है तो उन सब के बारे में आप एक बार ज़रूर से हमें कॉल करें 9920613613 पर। आपके जो भी डाउट्स होंगे यहाँ की मेंटोर टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपके प्रिपरेशन को और अच्छा बनाएगी।